थार रेगिस्तान, रेत और झाड़ियों का विशाल फैलाव। यह एक ऐसा स्थान है जहां समय ठहर सा गया है, जहां हर दिशा में केवल रेत के टीले और बिखरी हुई झाड़ियां दिखाई देती हैं। इसके बीच में है कुलधरा, एक भूतिया गांव जो समय में जम गया है। यह गांव जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब केवल खंडहरों और वीरान घरों का समूह बनकर रह गया है। लगभग 200 साल पहले यह एक चहल पहल वाला समुदाय था। यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते थे, बच्चे खेलते थे और हर ओर खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपनी खेतीबाड़ी के हुनर के लिए जाने जाते थे, इस जगह को अपना घर कहते थे। वे अपने खेतों में मेहनत करते थे और अपनी फसलों से समृद्धि प्राप्त करते थे। उन्होंने खूबसूरत हवेलियां बनाई, जिनकी बलुआ पत्थर की दीवारों में हंसी और जीवन गूंजता था। इन हवेलियों में कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। एक अज्ञात भय ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ अचानक से बदल गया। गांव वाले अपने घर और सामान छोड़कर गायब हो गए। ऐसा लगता था जैसे वे किसी भयानक आपदा से बचने के लिए भागे हों। कुलधरा पर सन्नाटा छा गया। यह गांव जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब केवल खंडहरों और वीरान रास्तों का समूह बनकर रह गया है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी प्राकृतिक आपदा ने उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर किया। शायद कोई भयंकर सूखा या भूकंप ने गांव को वीरान कर दिया। दूसरे लोग किसी भयानक कारण के बारे में फुसफुसाते हैं। कुछ का मानना है कि गांव पर कोई श्राप था जिसने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। कुलधरा की कहानी लालच, अत्याचार और एक श्राप की कहानी है जो सदियों से गूंजती रही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे लालच और अत्याचार ने एक समृद्ध गांव को वीरान बना दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को आकर्षित और भयभीत करती है, जो खिसकती रेत के बीच जवाब ढूंढते हुए खंडहरों तक खींचे चले आते हैं। कुलधरा के खंडहर आज भी उन रहस्यों को समेटे हुए हैं जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से मिटे नहीं हैं। पालीवाल ब्राह्मण अपनी कुशलता के लिए पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। उन्होंने बेरहम रेगिस्तान में फसल उगाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उनकी जटिल सिंचाई प्रणालियों ने बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल दिया। गांव समृद्ध हुआ, उसके अनाज के भंडार अनाज से भर गए। उनकी हवेलियां अपनी अलंकृत बालकनियों और आंगनों के साथ उनकी समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ी थीं। पालीवाल सिर्फ कुशल किसान ही नहीं थे, वे चतुर व्यापारी भी थे। उनके कारवां खतरनाक रेगिस्तानी रास्तों से गुजरते थे, मसाले, रेशम और कीमती पत्थर ले जाते थे। वे धन और विदेशी सामान वापस लाए, जिससे उनके समुदाय को और समृद्धि मिली। कुलधरा उनके नेतृत्व में रेगिस्तान के बीचों बीच समृद्धि का नखलिस्तान बन गया। कुलधरा की शांति एक नए दीवान शासक के कर संग्रहकर्ता के आने से टूट गई। यह दीवान न केवल कर संग्रह करता था, बल्कि एक निर्दयी और अत्याचारी शासक भी था, जिसने अपने लालच और क्रूरता से पूरे गांव को भयभीत कर दिया। वह एक अतृप्त लालची आदमी था, जिसकी आंखों में हमेशा अधिक धन और शक्ति की भूख छलकती थी। उसकी उपस्थिति ही गांव वालों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। उसका दिल ठंडा और गणनात्मक था। वह अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और उसके लिए लोगों की भावनाओं और उनकी कठिनाइयों का कोई महत्व नहीं था। दीवान ने कुलधरा के धन की कहानियां सुनी और उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा कि यह गांव उसकी संपत्ति बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। उसने ग्रामीणों पर अत्यधिक कर लगाए, जो उनकी क्षमता से कहीं अधिक थे। ग्रामीणों को अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता था, जिससे उनकी जीवन शैली पर बुरा असर पड़ा। उनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा मांगा। गरीब ग्रामीणों के पास अपने परिवारों का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे और वे धीरे धीरे गरीबी की ओर धकेले जा रहे थे। पालीवाल, गर्वीले और स्वतंत्र, दीवान के लालच के खेल में मात्र मोहरे बनकर रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने उससे विनती की। यह तर्क दिया कि कर अन्यायपूर्ण और असहनीय थे। ग्रामीणों ने दीवान को समझाने की कोशिश की कि इस तरह के करों से उनका जीवन दूभर हो जाएगा, लेकिन दीवान टस से मस नहीं हुआ। उसने ग्रामीणों की बातों को अनसुना कर दिया और अपने कठोर निर्णय पर अडिग रहा। उसने उन्हें चुनौती देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। दीवान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी ने उसके आदेश का पालन नहीं किया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। ग्रामीणों के पास एक असंभव विकल्प रह गया था। दीवान के अत्याचार के आगे झुकना या अपनी जमीन पर खड़े रहना और उसके क्रोध का सामना करना। यह निर्णय उनके भविष्य को निर्धारित करने वाला था और उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प लिया।
एक रात अंधेरे की आड़ में कुछ असाधारण हुआ। कुलधरा की पूरी आबादी गायब हो गई। उन्होंने अपने घर, अपना सामान, अपना पूरा जीवन पीछे छोड़ दिया, मानो रेगिस्तान ने ही उन्हें पूरा निगल लिया हो। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामीण दीवान के दमनकारी शासन के तहत रहने के लिए तैयार नहीं थे, एक नई भूमि पर भाग गए। दूसरों का मानना है कि उन्होंने अधिक कठोर उपाय किए, अधीनता के बजाय मृत्यु को चुना। ग्रामीणों का कोई निशान न होना, संघर्ष या पलायन का कोई संकेत न होना, केवल रहस्य को गहरा करता है। गायब होने से पहले पाली वालों ने अपनी पीड़ा और निराशा में एक श्राप दिया। उन्होंने भूमि को शाप दिया, यह आदेश दिया कि कोई भी फिर कभी कुलधरा में बस नहीं पाएगा। जो कोई भी गांव में रहने की हिम्मत करेगा, उसे दुर्भाग्य और मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं कि दीवान ने ग्रामीणों के लापता होने से उत्साहित होकर अपने लोगों को कुलधरा में बसाने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ गए। जो लोग रुकने की कोशिश करते थे, उनके साथ अजीब और भयानक घटनाएं होती थीं। फसलें मुरझा गईं, जानवर मर गए और हवा में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। वर्षों से कुलधरा एक भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला है। लोगों ने खंडहरों से अजीब रोशनी और भयानक आवाजें आने की बात कही। आगंतुकों ने एक बेचैन करने वाली उपस्थिति, एक ठंडक महसूस करने की सूचना दी जो हवा से चिपकी हुई थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवा में फुसफुसाते हुए बातचीत सुनी है, जैसे कि ग्रामीण अभी भी मौजूद थे। उनकी आवाजें इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंसी हुई थीं। उन लोगों की कहानियां प्रसारित हुईं जिन्होंने कुलधरा में रात बिताने की हिम्मत की, केवल आतंक में भागने के लिए अदृश्य ताकतों द्वारा दूर भगा दिया गया। आज कुलधरा एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में खड़ा है। इसकी ढाती दीवारें एक बीते युग का प्रमाण हैं। दुनिया भर के पर्यटक गांव में आते हैं। इसकी भयानक सुंदरता और गायब हुए ग्रामीणों के स्थायी रहस्य से आकर्षित होते हैं। वे खाली सड़कों पर घूमते हैं, परित्यक्त घरों में झांकते हैं, उनकी कल्पनाएं बेकाबू हो जाती हैं। सरकार ने इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए स्थल को संरक्षित करने के प्रयास किए हैं। सूचना बोर्ड आगंतुकों को गांव के अतीत की एक झलक प्रदान करते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों के जीवन और उनके लापता होने से जुड़ी परिस्थितियों का विवरण देते हैं। अब सामान्य जांचकर्ता भी कुलधरा की ओर आकर्षित हुए हैं। वहां बताई गई अलौकिक गतिविधि के प्रमाण खोजने की उम्मीद में वे ईएमएफ रीडर, ईवीपी रिकॉर्डर और थर्मल कैमरों से लैस होकर आते हैं, जो अनदेखी की एक झलक पाने की कोशिश करते हैं। जबकि कुछ लोग अस्पष्टीकृत तापमान में गिरावट और विषम विद्युत चुंबकीय रीडिंग दर्ज करने का दावा करते हैं। अब सामान्य गतिविधि का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। कुलधरा का रहस्य वैज्ञानिक व्याख्या से दूर है, जिससे कई लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना बेहतर है। कुलधरा की कहानी कहानियों की स्थायी शक्ति का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह कहानी न केवल एक गांव की है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने इसे बसाया और फिर अचानक छोड़ दिया। चाहे ऐतिहासिक तथ्य में निहित हो या मौखिक परंपरा की पीढ़ियों के माध्यम से अलंकृत हो, शापित गांव की कहानी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब कुलधरा एक जीवंत गांव था, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे। यह अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण, उन घटनाओं में अर्थ खोजने की हमारी इच्छा की बात करता है जो व्याख्या की अवहेलना करती है। हम सोचते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या कोई रहस्य था जो इस गांव को छोड़ने के लिए मजबूर कर गया। जैसे ही सूरज थार रेगिस्तान पर डूबता है, कुलधरा के खंडहरों में लंबी परछाई डालता है। कोई भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उस सच्चाई के बारे में सोचता है जो समय की रेत के नीचे दबी हुई है। यह दृश्य हमें उस समय की याद दिलाता है जब यह गांव जीवंत था और अब केवल खंडहर बचे हैं। क्या यह लालच, निराशा या कुछ और अलौकिक था जिसने ग्रामीणों को दूर भगाया? क्या कोई ऐसा रहस्य था जो आज तक अनसुलझा है? शायद इसका जवाब अतीत के भौतिक अवशेषों में नहीं, बल्कि हवा की फुसफुसाहट और उन जगहों के बारे में बताई जाने वाली कहानियों में है जहां इतिहास और रहस्य टकराते हैं। यह कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या यह हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगा।